राजपूत वंश को पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से, ठीक है। राजपूत वंश यानी कि राजपूत डायनेस्टी, हम लोग राजपूत डायनेस्टी के बारे में पूरे जाएंगे। और ये जो टॉपिक मैंने लिखा है ये किससे संबंधित है, तो जाहिर सी बात है भाई हिस्ट्री से संबंधित है ये टॉपिक। तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जीएस के हिस्ट्री से पढ़ना पड़ेगा, खास करके जीएस पेपर 1 से। आपको क्या सब समझ में आ रहा है ये, है ना। और जीएस पेपर 1 से ये कनेक्टेड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और हिस्ट्री में भी क्या, अब हिस्ट्री में भी क्या, तो भैया हिस्ट्री में हम लोग 3 हिस्ट्री पढ़ते हैं। इतिहास को, अब इंडियन खासकर इतिहास, अगर हिस्ट्री करें तो पूरा वर्ल्ड का इतिहास थोड़ी पढ़ने वाले हैं, पूरी दुनिया का इतिहास थोड़ी पढ़ने वाले हैं, हम तो अपना इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। अब इंडियन हिस्ट्री के भी अंदर देखो 3 चीज़ें हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो हम ये टॉपिक जो आता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये मिडिवल इंडियन है कि मध्यकालीन है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तब हम इसमें हमें सबसे पहले जो पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना होता है अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड। क्या पढ़ना होता है? अर्ली मिडिवल यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, ठीक है। प्रारंभिक, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अर्ली मिडिवल पीरियड, इंग्लिश वाले लिख लेंगे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, ठीक है। या मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि इसका टाइम पीरियड हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में टाइम पीरियड को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई इसका टाइम पीरियड मान के चलते हैं, लगभग आप मान के चलो 750 ईस्वी से लेकर के ये 1200 ईस्वी तक का टाइम हमें देखने को मिलेगा, है ना। अब इसमें कई चीज़ें होती हैं, देखो इसी में देखो हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखो इस पीरियड को कहा जाता है डार्क एज, है ना। ये जो अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड है या प्रारंभिक मध्यकालीन भारत है ये वाला, तो इस टाइम पीरियड को कहा जाता है डार्क एज, ठीक है। अब ये डार्क एज है या नहीं है, अंधकारमय युग है या नहीं है, तो इस पे डिबेट चलती है ना, डिबेट चलती है। और डार्क एज किस बेसिस पे कहा जाता है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान में हमें अपने भारत में देखें तो खासकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत के आसपास देखें तो हमें फ्यूडलिज्म के तत्व दिखाई देते हैं। फ्यूडलिज्म, है ना, फ्यूडलिज्म के तत्व दिखाई देते हैं, यानी कि सामंतवाद के तत्व दिखाई देते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पे मान के चलो, अब यहाँ पे देखो डिबेट स्टार्ट हुई। दरअसल ये फ्यूडलिज्म जो कहा है ना, वो ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा कहा गया है ना। बट आप देखोगे, क्योंकि जब मॉडर्न इंडियन आधुनिक भारत के इतिहास में जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करने आए थे, हमें उपनिवेश बनाने आए थे, तो उन्होंने इस प्रकार की थ्योरी को भारत में लागू करने की कोशिश की, भारतवासियों के दिमाग में डालने की कोशिश की कि हम जो है सुपीरियर हैं, हमें ही सब कुछ आता है ना, और आप लोग कुछ नहीं। आपका तो इतिहास भी एक बार गौरवशाली इतिहास आपका नहीं है ना। आप देखो आपका ये डार्क एज भरा पड़ा है आपके पीरियड में, है ना। तो यानी कि फ्यूडलिज्म है, सामंतवाद है, और डिक्लाइन में जा रहा है, समाज एकदम से डिक्लाइन में जाता हुआ नज़र आएगा आपको, है ना। तो आपका इतिहास भी गौरवशाली नहीं है। देखो हम आपको सिखाने आए हैं, हम आपको रूल करने आए हैं, कैसे शासन किया जाता है, तो इस पर डिबेट चालू होती है। अब यहीं से देखो इन्हीं का इतिहास पढ़ के हमारे भारत, जो हमारे इंडियंस हैं, है ना, जो जहाँ से अब मान के चलो इतिहास की शुरुआत होती है, यानी कि अपने भारत के इतिहास को पढ़ने की शुरुआत होती है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा। तो अब भारतीय इतिहासकारों के द्वारा भी यहाँ पे देखो इस पर पढ़ाई की जाएगी, तो वो कहते थे कि नहीं भाई सामंतवाद हमारा नहीं है ना, ये सामंतवाद का पीरियड नहीं है ना। तो इस प्रकार से डिबेट चलती है इस टाइम पीरियड में। तो एक तो हमारा ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरअसल आपको याद रखना है, देखो अब मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, जब हम लोग पूरा 750 से 1200 ईस्वी का जब हम खासकर राजपूत वंश के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, तो मैं बताता रहूँगा कि क्या वाकई में सामंतवाद है या नहीं है ना। तो इस पर डिबेट चलती रहेगी, एग्जाम्पल कोट करने में आपको मज़ा आता रहेगा, ठीक है, ओके। तो अब देखो एक तो हमें क्या पढ़ना होता है, मैंने आपको बताया भाई अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड में कि फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था या नहीं था, ये हमें पढ़ना होता है ना। दूसरा, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ।
और देखो, दूसरा जो चीज़ हमें पढ़नी होती है इसमें 750 से 1200 ईस्वी के आसपास में प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास में, अब इसमें कई चीज़ें और होती हैं। देखो, इसमें हम लोग कन्नौज को लेकर के, है ना, कन्नौज प्लेस है हमारा, कन्नौज एक प्लेस है। कहाँ है प्लेस? तो मैं अगर भारत का मैप छोटा सा बनाऊँ तो ये अपना नॉर्थ इंडिया में जो गंगा और यमुना नदी के बीच में आप देखोगे, वैली के आसपास में ये हमें एक प्लेस हमें मिलता है, कन्नौज प्लेस। दरअसल इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, है ना, ये इस टाइम पीरियड के दौरान में, क्योंकि जब गुप्त साम्राज्य का डिक्लाइन होता है, यानी कि गुप्त साम्राज्य गुप्त पीरियड के टाइम पीरियड में जो हर्षवर्धन थे ना, हर्षवर्धन ने इस प्लेस को बहुत ज़्यादा समृद्ध बना दिया था। वहीं अगर प्राचीन भारतीय इतिहास में देखें तो जहाँ पाटलिपुत्र जो अपना एरिया है, पाटलिपुत्र क्षेत्र का जितना इम्पोर्टेंस था ना, अब इस टाइम पीरियड के दौरान में आप देखोगे पाटलिपुत्र का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम हो रहा था, बट कन्नौज का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रहा था। अगर कन्नौज पे किसी ने अगर कंसोलिडेट कर लिया, है ना, अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो आप मान करके चलो वो पूरे उत्तर भारत पे रूल करने के लिए, है ना, अवेलेबल, या आप देखोगे उसके पास पावर आ जाती थी। पूरा उत्तर भारत पे वो आसानी से कंसोलिडेट कर सकता था अगर वो कन्नौज पर अच्छे से अपना स्थापित प्रभुत्व स्थापित जमा सके तो कन्नौज को लेकर के आप देखो कि 3 डायनेस्टी के बीच में जो है वॉर हमें देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। एक तो देखो अपना गुजरात वाला रीजन के आसपास में जो डायनेस्टी उभर के आएगी वो आएगी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, है ना। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और बंगाल बिहार वाले रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो पाल डायनेस्टी का इमरजेंस हमें देखने को मिलता है। और यहीं हम अगर अपना मालवा वाला रीजन, है ना, जो आज का महाराष्ट्र वाला रीजन, ये सब हम कह सकते हैं, तो मालवा वाला, मालवा प्लेटू और ये सब इस जगह पे हमें देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट डायनेस्टी का इमरजेंस, राष्ट्रकूट, है ना। अब हमारा टॉपिक तो ये है नहीं, हमारा तो टॉपिक है आज राजपूत वंश को समझना है, बट हम आपको यही बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड के दौरान में पढ़ने पड़ते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले, ठीक है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास में लिंकेजेस को अगर समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया है, समझ लो आप, ठीक है। और ये इस पे तो ध्यान मत देना है आपको अभी, क्योंकि हालांकि ये ओरिजिन ऑफ राजपूत से ही संबंधित है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। मुझे लगा कुछ और लिखा हुआ है ये। अब देखो, तो हमें एक ये ट्राई पार्टी, इसको कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। इसको कहते क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि ट्राई पार्टी स्ट्रगल, ठीक है, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष। ये सब आप लोग नोट करते रहना कहीं, जैसे जैसे मैं नोट कर रहा हूँ तो आपको मदद मिलेगी। तो पहला हमें फ्यूडलिज्म की डिबेट पढ़नी होती है, दूसरा हमें इस टाइम पीरियड में ये पढ़ना होता है, तीसरा देखो इसी के साथ साथ में आप देखोगे जब इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, धीरे धीरे आप देखोगे तो आप गुर्जर प्रतिहार, पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो इतना इमरजेंस हो रहा था इनका, है ना, कब हो रहा था, तो आपको याद रखना चाहिए वही पीरियड हमें याद रखना है 750 ईस्वी से, क्योंकि ये अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड का पार्ट है। तो 750 से आप मान के चलो कि 1000 ईस्वी के आसपास में इनका हमें इमरजेंस देखने को मिलता है ना। और वहीं ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अब इन्हीं के पैरेलल वर्ल्ड में, यानी कि इन्हीं के कंटेम्प्ररी, है ना, यानी कि इन्हीं के समकालीन, यदि हम देखें समकालीन टाइम पीरियड में, यानी कि जैसे जैसे इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वैसे वैसे इनके नीचे, इनके अंडर में, जैसे गुर्जर प्रतिहार क्या है, गुर्जर प्रतिहार बहुत स्ट्रॉन्ग है। मान के चलो अगर एक ऐसा टाइम पीरियड है कि कोई डायनेस्टी, कोई साम्राज्य अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मान के चलते हैं अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। पावरफुल क्यों है भाई? बहुत, मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे, एक थोड़ा कलर चेंज करेंगे। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये पावरफुल क्यों है, क्योंकि किसी भी साम्राज्य, किसी भी राजा अगर पावरफुल या प्रोमिनेंट कब होता है? जब उसके शासन में, जब उसके जहाँ वो शासन कर रहा है, जब इकनॉमी बेहतर होती है। क्या होती है? इकनॉमी बेहतर होती है, ठीक है, यानी कि इकनॉमी बेहतर होती है। अब इकनॉमी कब बेहतर होती है? जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़िया होता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, यानी कि व्यापार जैसी चीज़ें जो होती हैं, व्यापार और वाणिज्य वाली जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी चलती हैं, है ना, वो अच्छी चलती हैं। अब जैसे जैसे ये चीज़ें, अब जैसे जैसे, और ख़ास करके इसमें देखो, और जब सोशियो और कल्चरल हिस्ट्री जो होती है हमारी, सोशियो एंड कल्चरल हिस्ट्री का भी यहाँ पे
हमें इमरजेंस देखने को मिले, अगर हमें मिले इस प्रकार से, तो हम कह सकते हैं कि भैया वो जो साम्राज्य बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आता है, ठीक है। बट जैसे जैसे अब इसका डिक्लाइन होना शुरू होगा, जैसे जैसे इसका डिक्लाइन होना, किसी बड़े साम्राज्य का डिक्लाइन होना शुरू होगा, तब इसके, जब किसी राजा ने, है ना, जैसे मान लो कोई किंग है, अपने राज्य में अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, वो या तो भाई पैसों से क्या करेगा, ज़मीन देगा उसको, है ना, पैसों से ज़मीन देगा, या फिर उसको फ्री में क्या करेगा, लैंड ग्रांट्स देना शुरू करेगा, यानी कि भूमि दान देना शुरू करेगा। अब हम इस टाइम पीरियड में यदि हम देखेंगे, इस टाइम पीरियड में देखेंगे, तो भाई अर्ली मिडेवल टाइम पीरियड में ये डार्क एज इसलिए कहा है क्योंकि ये इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस टाइम पीरियड में जो राजा थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, है ना, उनके पास ट्रेड एंड कॉमर्स था नहीं, है ना, डिक्लाइन में जा चुका था, उनके पास कॉइन्स की कमी थी, है ना, कॉइन्स की कमी थी, इसलिए वो लोग, जब पैसा था नहीं देने के लिए, किसको देने के लिए, अपने दूर दराज के क्षेत्र में जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, जो सामंत होंगे, सामंतों को अपनी ज़मीनें देने के लिए, उनको पैसा देने के लिए। अब सामंत क्या करेंगे, उनसे कहा जाएगा कि आप यहाँ पे क्या करो, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करो अपने क्षेत्र में, और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करो, यहाँ से जितना भी रेवेन्यू होगा, यहाँ आप जितना कमाओगे वो उसका थोड़ा हिस्सा मुझे दो, ठीक है, थोड़ा आप रखो, आप अपनी आर्मी रख सकते हो, स्टैंडिंग आर्मी रख सकते हो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो अपनी आर्मी ले करके आप मेरी मदद करने के लिए आ जाना, ठीक है। ये सामंतों को कहा जाता था। बट आप देखो जैसे जैसे आगे जाके जब किंग है वो कमज़ोर होता जाएगा, उसके आने वाले अगले किंग, है ना, जो पावरफुल किंग है वो कमज़ोर जब होता जाएगा, जब कमज़ोर होता जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये जो सामंत हैं दूर दराज के, अब सामंत हैं वो क्या करेंगे, अपने आप से इनसे रिश्ता काट देंगे और ख़ुद को क्या करेंगे, स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। उसी प्रकार से ये भी अपने आप को धीरे धीरे क्या कर लेगा, इधर भी है कोई दूर दराज का एरिया जिसने राजा ने इसको भूमि दान दे रखा है ना, ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा, है ना। इसके बाद कोई दूसरा होगा, मान लो कोई ब्राह्मण है, किसी ब्राह्मण को भी दे दी, है ना, किसी ब्राह्मण को भी ज़मीन दे रखी है, पुरोहित को भी ज़मीन दे रखी है ना, तो वो भी अपने, देखो ये क्या करेगा अपना, ये भी क्या करेगा, ये भी रिलेशन काट देगा राजा से। अब रिलेशन काट के खुद को इंडिपेंडेंट कर देगा, तो भाई एक हमारा स्टेट ये बन गया, दूसरा स्टेट हमारा ये बन गया, तीसरा स्टेट ये बन गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे, हाँ, ये जो छोटे छोटे स्टेट जो उभर करके आ रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे स्टेट उभर करके आ रहे हैं, इसको बोला जाता है विखंडित राजतंत्र, है ना। ये क्या बोला जाता है, विखंडित राजतंत्र। ये विखंडित राजतंत्र की अवधारणा है, और इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विखंडित राजतंत्र की अवधारणा। अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल कोई स्टेट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट है, सभी जितने भी दूर दराज के सामंत हैं, है ना, और जो भी ब्राह्मण हैं, जो भी लोग हैं जिनको लैंड ग्रांट्स दे रखी है, भूमि दान दे रखा है, वो अगर अच्छे से अपना रेवेन्यू टाइम से राजा को पहुंचा रहे हैं और इसके अधीनस्थ बने हुए हैं, राजा के अधीनस्थ बने हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि पूरी पावर, पूरे साम्राज्य की पावर अभी किसके हाथ में होगी, अगर किंग के हाथ में बनी हुई है, किंग बहुत पावरफुल है, प्रोमिनेंट है, तो मान करके चलो ये जो स्थिति कहलाएगी वो कहलाएगी केंद्रीकरण की। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन। इधर ही रख दो, ये जो स्थिति कहलाएगी वो सेंट्रलाइजेशन की कहलाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जब अपने आप को ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स, इनको बोला जाता है फ्यूडल लॉर्ड्स। क्या बोला जाता है, फ्यूडल लॉर्ड्स। देखो ये सब लिखते रहना, बहुत मदद देगा ये सब आपको एग्ज़ाम में, खास करके, और ख़ास करके यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर कॉन्सेप्ट एक बार बना लिया ना तो बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि देखो इतिहास में क्वेश्चन कभी कभी फैक्ट से आ जाते हैं, वो तो मैं फैक्ट आपको करवाता ही रहूँगा, लेकिन कभी कभी पता है
ये लोग स्टेटमेंट्स ऐसा देंगे कि आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप उसका अंदाज़ा लगा नहीं पाएंगे कि भाई किस प्रकार से हम सही आंसर तक पहुंच पाएँ। विकल्पों में बहुत सारे विकल्प होते हैं ना, तो स्टेटमेंट्स के रूप में कथन कारण वाले जो सवाल होते हैं ना, तो उसको आप कॉन्सेप्ट के बिना वो कर नहीं पाओगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो ये पता होना चाहिए। तो यही है कि देखो, अब जब ये स्थिति हो जाती है ना, डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति हो जाती है, तो फिर कहा जाता है कि ये हाँ भाई अंधकारमय युग था, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान में देखो सब डिक्लाइन में जा रहा है ना। ये आप देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स होता नहीं है। जब ट्रेड एंड कॉमर्स, जब राजा कमज़ोर हो जाता है ना, तभी तो डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति बनती है ना। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पावरफुल बहुत कमज़ोर है, मतलब राजा बहुत कमज़ोर है, ठीक है। राजा के पास कॉइन्स की कमी है और भूमि दान आधारित व्यवस्था है। खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डार्क एज की डिबेट आती है, जब भी फ्यूडलिज्म होता है, सामंतवाद होता है, तो भूमि दान आधारित व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चरम पे पहुंच जाती है। इसलिए कहा जा रहा है ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा कि वाकई में ये वाला जो टाइम पीरियड है वो मान कर के चलो वो डार्क एज है, अंधकारमय युग है। बट अब यहाँ पे देखो, इसको जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं, है ना, भारतीय इतिहासकार इसको तोड़ते कैसे हैं कि नहीं, इस पे चोट कैसे करते हैं इनके, जो इन्होंने कहा है कि अंधकारमय युग है। उन्होंने बोला भाई नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि अंधकारमय युग है। जब छोटे छोटे साम्राज्यों का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है ना, तो मान करके चलो, जब अपने आप को इन ब्राह्मणों ने इनमें से कोई क्षत्रिय भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना, इनमें से कोई क्षत्रिय भी होगा, है ना, इनमें से कोई अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण को और अपना साम्राज्य विस्तार करना है, क्योंकि राजा से कनेक्शन है नहीं, अभी इसका क्षेत्र इतना ही है, मान लो उसको थोड़ा और दूर दराज के एरिया में अपना बढ़ाना है, तो वो खुद को क्या करेगा, एज अ क्षत्रिय अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर देगा। और क्षत्रिय घोषित करने के बाद अपने आप को जब अपना साम्राज्य विस्तार और दूर दराज के एरिया में जब अपना राज्य विस्तार करेगा, कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, तो अपने आप को टाइटल देना शुरू करेगा, यही छोटे छोटे टाइटल, है ना, जैसे अभिनव सिद्ध राज जैसे टाइटल, है ना, देने की शुरुआत होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भीम सेकंड ने सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में, उन्होंने अपने आप को कई टाइटल लिए थे। तो इस प्रकार से आप देखोगे, ठीक है। तो अब इनका मानना है, जो हमारे भारतीय इतिहासकारों का मानना इस पर ये होता है कि देखो, आप देखो क्या ये लोग अपना वो नहीं करेंगे क्या, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए कहीं ना कहीं वेलफेयर का काम भी करेंगे ये लोग, है ना, लोगों को कोई परेशानी ना हो, है ना, जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, लोगों को परेशानी ना हो, तो वो इसमें क्या करेंगे, सड़कों का निर्माण करवाएंगे, इंस्टीट्यूशंस बनवाएंगे, है ना। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान में कई हमें ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है बहुत सारे हमारे जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हमें होता हुआ नज़र आता है ना। सड़कों का निर्माण देखने को मिलता है, इरिगेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, सिंचाई व्यवस्था का शुरुआत हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। अब जब ये इंस्टीट्यूशन वगैरह बनवाएंगे, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय है ना, जो आपने नाम सुनते रहते हो, वो देखो इसी टाइम पीरियड में तो आया है उभर करके, है ना। तो ये डार्क एज नहीं है, एक प्रकार से अंधकारमय युग थोड़ी है, ये तो ज्ञान का युग है ना। तो आप देखोगे तो, और बहुत सारे अरब व्यापारी भी आते थे, है ना, कई राज्यों में घूमने के लिए। अरब व्यापारी यहाँ से सारा जो ज्ञान है भारत का वो सब लेके करके गए, मैथमेटिक्स का ज्ञान। अब जो नालंदा जैसे इंस्टीट्यूशन उभर करके आ रहे हैं, इसमें देखो आप, है ना, साइंस की पढ़ाई होती थी, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी, मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती थी। तो ये जितना भी अरब व्यापारी आते थे, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब ले गए अपना ज्ञान, अपने भारत के ज्ञान को ही, मैथमेटिक्स के जैसे ज्ञान को, जीरो की खोज जो हमने भारत ने की थी, इसी टाइम पीरियड के दौरान तो हुई है ये सब। तो ये अंधकारमय युग कहाँ है ना। और आप देखो, मान करके चलो कि जब ये सारा अरब व्यापारी जब ज्ञान अब हमारा ले गए, है ना, तो अब उन्हीं के थ्रू आप देखोगे 1200, आप मान के चलो 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान आप देखो यही ज्ञान जो है यूरोप तक फैल जाता है ना, यानी कि भारत का ज्ञान। और यूरोप जो है इसी, यानी कि भारत से अरब गया ज्ञान, हमारा भारत का ज्ञान पहले अरब गया और अरब से फिर यूरोप तक गया, ठीक है। देख रहे हो, यूरोप में आप देखोगे 12वीं 13वीं शताब्दी में अब यूरोप हमारी ज्ञान से, आप देखो अरब के ज्ञान से ही रेनेसा की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, पुनर्जागरण की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, है ना। प्रबोधन काल वहाँ से उनका चलेगा 1453 में। 1453 के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उनका हो जाता है।
तो अब मान के तो आप कहाँ ये कह सकते हो कि भाई ये फ्यूडलिज्म है या नहीं है ना। तो ये भारतीय इतिहासकारों का इस पर चोट थी, जो ब्रिटिश इतिहासकार कह रहे थे कि ये फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म है। नहीं भाई, सामंतवाद नहीं है ये, ठीक है। तो देखो माना तो जाएगा अब आप जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आप हैंडल करना, सामंतवाद है या नहीं है। एग्जाम्पल आप क्वेट करते रहेंगे और हमने जो है आगे जब भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, है ना, ये वीडियो मेरी अब लगातार आएंगी इसी चैनल पे, तो उस पे मैं आपको बताता रहूँगा कि कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं देता रहूँगा और मैं आपको बताता रहूँगा कि देखो बाकी में ये सामंतवाद है या नहीं है ना। तो जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हैंडल करने को मिलेगा कि आप जस्टिफाई करो कि हाँ बाकी में ये अंधकारमय युग था या नहीं था, तो आप जस्टिफाई करना ये था या नहीं था, है ना। मेंस में 150 शब्दों में लिखना होगा, 2-4 एग्जाम्पल कोट करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये चल रहे थे, थोड़ा आगे निकल गए हम। अब आप देखो हमें अर्ली मिडेवल प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अर्ली मिडेवल टाइम पीरियड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो हम लोग फ्यूडलिज्म की डिबेट पढ़नी होती है। फिर मैंने बताया त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ना होता है। और फिर मैं यहाँ बता रहा था कि 750 से इसी के दौरान टाइम पीरियड में कंटेम्प्रेरी यदि हम देखें तो हमें राजपूत वंश का इमरजेंस भी देखने को मिलता है ना। राजपूत वंश का इमरजेंस, राजपूत वंश का इमरजेंस भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ से आपको उठाई है कि हम लोग राजपूत वंश का, राजपूत डायनेस्टी को पढ़ने जा रहे हैं। अब राजपूत डायनेस्टी को पढ़ने जा रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे थोड़ा सा, है ना। और इसी टाइम पीरियड में थोड़ा सा और 1 मिनट रुक जाओ, इसी टाइम पीरियड में हम देखेंगे तो हमें फॉरेन इन्वेजन भी देखने को मिलेगा। फॉरेन इन्वेजन मतलब विदेशी आक्रमण, हमें विदेशी आक्रमण भी देखने को मिलेंगे। खास कर से आप देखोगे जब 1000 ईस्वी के आसपास में जब महमूद गजनवी आता है, महमूद गजनवी, और 1150 के बाद में आप देखोगे मोहम्मद गौरी का भी आक्रमण होता है भारत में, मोहम्मद गौरी। तो इस प्रकार से फॉरेन इन्वेजन भी हमें इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, ठीक है। देखो फ्यूडलिज्म की डिबेट पर मैंने फ्यूडलिज्म था या नहीं था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया है, बस आज आपको क्या क्या लिखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है अर्ली मिडेवल टाइम पीरियड में, किस किस, जैसे कि पहला आप लिखना कि ये अर्ली मिडेवल टाइम पीरियड है कितना कितना, ठीक है, 750 से 1200 है। फिर आप लिखना कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो हमें फ्यूडलिज्म की डिबेट पढ़नी होती है, फिर ट्राई पार्टी स्ट्रगल पढ़ना होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ना होता है, जो थोड़ा बहुत लिख सकते हो लिख लेना इसके बारे में जो मैंने आपको बताया। फिर हमें राजपूत वंश को पढ़ना होता है, फिर हमें विदेशी आक्रमणों को भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखो तो फिर हेडिंग डाल देना अपना राजपूत डायनेस्टी, राजपूत वंश। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर हम लोग राजपूत वंश के बारे में पढ़ने शुरू कर देंगे, ठीक है।